जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों की अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी एग्जाम के रिगार्डिंग, है ना। अगर नहीं चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी मॉडल सैंपल पेपर लेके आया हूँ। सेट 1 है आपका, और ये आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लाया गया है। मतलब झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं जो 12th क्लास के अंदर है, कौन से क्लास? 12th क्लास, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सीबीएसई क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये 11th क्लास के हैं। यानी कि झारखंड बोर्ड के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास के अंदर है। तो ये सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जो 11वीं क्लास में सीबीएसई बोर्ड वाले वो भी देखेंगे, और जो झारखंड बोर्ड के अंदर है 12वीं क्लास में उनके लिए, तो इन दोनों बच्चों के लिए है। 40 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 1.5 घंटे का समय है और इस 1.5 घंटे में से भी कम समय में हमें 40 के 40 प्रश्न हल करने हैं और इतने अच्छे से करने हैं कि एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए, जवाब यूं हो जाएगा, है ना। तो फटाफट शुरू करें। बाकी सारी चीजें तो आपको पहले से पता रहती है, अर्थशास्त्र मार्क्स कितने का है, और ये चीजें पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक सही प्रश्न का उत्तर एक ही मिलेगा। कुल 40 प्रश्न है आपके पास। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो है 1 मार्क्स के लिए। क्या कह रहा है? 2 वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। जिस बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चों केवल प्रैक्टिस के लिए आए हैं कि इनसे कुछ आइडिया लग जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन में वो तो समझाया जाएगा ही, साथ ही उसको बेहतर तरीके से दिखाया जाएगा कि एग्जाम में अगर ये ना पूछ के ऐसा पूछ ले, प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा बदल ले, तो भी आप जवाब दे पाओ, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो 2 वस्तु के विभिन्न संयोगों को इस प्रकार से बताता है। मतलब जो हमारे पास तकनीक दी गई है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उनका प्रयोग करके हम उन 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो वो कैसा होता है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरी वस्तु का कम हो रहा है, इन्हीं को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अभी पूछ कर ये सुनते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है? x y के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दी गई। वस्तु x में जब 0 था, 0 कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर संसाधन एक भी नहीं है, सारे संसाधन हमने वस्तु y के उत्पादन में लगा दिए, तो 10 उत्पादन होता है। जैसे इसके वस्तु y के उत्पादन में से कुछ संसाधनों को हमने हटाया और x में लगाया, तो x का 1 हुआ, y का 8 हुआ, x का 2 हुआ, y का 6 हुआ, x का 3 हुआ, फिर y का 4, x का 4, y का 2 और x का 5, फिर y का 0। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु y के उत्पादन में से कुछ संसाधनों को वस्तु x के उत्पादन में लगाते जा रहे हैं, तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ता है और वस्तु y का उत्पादन घटता है। तो ऑब्वियस सी बात है, संसाधन हमारे पास सीमित है। या तो हम पूरा पूरा वस्तु y के उत्पादन में लगा दें या पूरा पूरा वस्तु x के उत्पादन में लगा दें। अगर हमें दोनों का उत्पादन चाहिए तो संसाधनों को बांटना पड़ेगा उसी के अनुसार। और इसी प्रकार से इसका जो वक्र होता है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट होता है स्लोप, और नीचे की तरफ क्या होता है? कनकेव होता है। अभी क्या बोल रहे हैं? उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि ये लेफ्ट टू राइट होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, यानी कि कनकेव होता है, ठीक है। और जब कनकेव होता है तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा कनकेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल होता हुआ बहुत इजी था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? केंद्रीय समस्या के बारे में हमने पढ़ रखा है। 3 समस्याएं: क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें तथा किसके लिए उत्पादन करें। क्या बचत हो? नहीं है। क्या उपभोग हो? नहीं है। क्या निवेश हो? नहीं है। किसके लिए उत्पादन हो? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? इसका जवाब कौन देगा? मुझे जल्दी बताओ। जो मुझे जवाब देगा मैं समझूंगा
कि वो बच्चा पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस कर रहा है ना? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे अर्थशास्त्र में ना हमें इतना पता है कि एडम स्मिथ जो है हमारे, इसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि शब्द का यूज किया था वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, रैगनर फ्रेश, ठीक है। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चौथा, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? अब हमें ये पता है ट्रैक्टर मशीनरी के रूप में आ जाता है और हल बैल का मतलब वहां पे बैल को चलाने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां तक यहाँ पे श्रम बल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पूंजी प्रदान हो गया। तो ये तकनीक की बात कर रहे हैं ना, तो केंद्रीय समस्याएं जो तकनीक के बारे में बताती है वो कौन सी है? वो हमारे ऑप्शन नंबर बी है, कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करने की संख्या हमारी तकनीक से संबंधित होती है, जिसमें दो तकनीकें हमारी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक। चलते हैं पांचवा प्रश्न, फटाफट करते हैं ना इसको, ज्यादा समय न गवाते हुए। पांचवा क्या कह रहा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? अब इसका जवाब मुझे कौन बताएगा? देखो, ऐसी चीजें आपके बुक में दी भी होती है और नहीं भी दी होती, लेकिन अगर नहीं भी दी है ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रियोसिटी जगाओ, अगर अपने अंदर की क्रियोसिटी जगाओगे ना तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको जानने को मिलेगी, जिसके बारे में आप अनभिज्ञ थे, आपको पता ही नहीं था। लेकिन वो कब? जब आप प्रयास करोगे उस चीज को जानने का। आपको प्यास लगी है तो वो प्यास कैसे बुझेगी? जब जा करके फ्रिज में से, बोतल में से या जहां भी पानी रखा है उस पानी को निकाल करके आप अपने कंठ तक ले जाओगे, मुंह तक ले जाओगे, फिर वो पानी आपके अंदर जाएगा, तब जाके प्यास बुझेगी। वैसे ही जिज्ञासा बढ़ाओ अपनी नॉलेज के लिए, जहां से जितना नॉलेज मिल रहा है लपेटते जाओ, क्योंकि ये ज्ञान आपके व्यक्तित्व को निखारता है, ठीक है। तो इसका जवाब मुझे आप देंगे, मैं आप पे छोड़ता हूं कमेंट बॉक्स में। छठा, एक व्यक्ति ना 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। कहने का मतलब वो 4 गोलगप्पे खाए, पहले गोलगप्पे से उसको 15 यूटिल्स मिली, दूसरे से 12, तीसरे से 10 और चौथे से 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। तो पूछ रहा है कि 4 गोलगप्पे के उपभोग से हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, टोटल की बात कर रहा है तो भाई जितनी भी यूटिल्स मुझे मिले हैं प्रत्येक क्वांटिटी पे, ईच क्वांटिटी पे, उनको हम ऐड कर देंगे तो कितने होते हैं? 12 और 15 कितने होते हैं? 27, 27 और 10 37 और 37 और 8 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 45 यूटिल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं सातवें, 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र के साथ दर्शाया गया। ये जो ए बी है ना, ये ए बी ही हमारी क्या है? बजट रेखा है। यहाँ पे हमें 2 वस्तु दी गई हैं, वाई एक्सिस पे हमारा गुलाब जामुन है और एक्स एक्सिस पे हमारा रसगुल्ला है, ठीक है। अब जानना क्या चाह रहे हैं, इन 2 वस्तुओं की कीमतें हमें पी आर एवं पीजी ही है। गुलाब जामुन की पी आर, रसगुल्ला की पीजी है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम प्राइस की बात करें तो जो हमारा प्राइस होता है वो हमारी इनकम पर निर्भर करता है, और जो इनकम निर्भर करता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब जब हम पी आर और पीजी को ऐड करेंगे तो हमारे इजिकल टू वाई यानी कि इनकम आता है। तो इस रेखा के ढलान हमारा ऑप्शन नंबर डी पी आर प्लस में पीजी होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका पी आर प्लस में पीजी, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा चीज को। चलते हैं प्रश्न 8वें पे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? यानी जो वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता। वस्तु की कीमत प्रभावित करती है, बिल्कुल, संबंधित वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय तो सबसे बड़ी है जो मांग को प्रभावित करती है। क्यों? उपभोक्ता की आय ज्यादा तो मांग ज्यादा, उपभोक्ता की आय कम तो मांग कम। साधनों की कीमत, जो साधन होते हैं जिसका इस्तेमाल करके चीजें बनाई जाती हैं, उसकी कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि इसकी कॉस्ट को हम वस्तु की कीमत में ऑलरेडी शामिल कर चुके होते हैं। इसका सही फैक्ट यही निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है। क्या कह रहा है, वस्तु एक्स की कीमत कम हो रही है, वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है, तो इन 2 वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? प्रतियोगी वस्तुएं,
बी पूरक वस्तुएं, सी असंबंधित वस्तुएं, या फिर डी घटिया वस्तुएं। घटिया तो नहीं होगी क्योंकि अगर कीमत कम होती है तो इनकी मांग भी कम होती है, लेकिन यहाँ पर दो अलग वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु x और वस्तु y, और सिचुएशन दो ही होती है। ऐसा किसमें होता है, या तो वो प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड होंगी, या फिर वो पूरक वस्तुएं होंगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, वस्तु x की कीमत। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि वस्तु x हमारा कॉफी है, वस्तु y हमारा चाय है। ठीक है, अगर कॉफी की कीमत कम हो रही है तो चाय की मांग कम हो जाती है, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि यार कॉफी की कीमत कम हो रही है, चाय की कीमत कम नहीं हो रही है, कॉफी की कीमत कम हो रही है। तो अगर कॉफी की कीमत कम हो रही है तो इसी की मांग तो बढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि चाय की कीमत तो स्थिर है, कांस्टेंट है। तो जब इसकी मांग ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है जो चाय होगा उसकी मांग तो कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये हमारी प्रतियोगी वस्तुएं कहलाती हैं और इसी को हम सब्स्टिट्यूशन गुड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। 10वां, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में ना 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमारे क्या होता है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपोन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 8, और अपोन में क्या होता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वो कितना है, 5। तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 11वां, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, जीवन रक्षक दवाएं, नमक, माचिस, या फिर रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जो जिस वस्तु की मांग लोचदार होती है वो एक तरीके से हमारी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, और जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जैसे राशन से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, उनकी मांग बेलोचदार होती है। तो जीवन रक्षक दवाएं, नमक, माचिस, ये हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इस हिसाब से इनकी मांग बेलोचदार होगी। लेकिन जो फ्रिज है, जरूर छोड़ना है ठंडा पानी पीना, नॉर्मल पानी भी पिया जा सकता है, ठंडा पीना तो मटका लाओ, लेकिन रेफ्रिजरेटर लेकर के आ रहे हो तो यहाँ पर ये विलासिता की चीजों में काउंट किया जाता है, इसलिए इसकी मांग लोचदार होती है। 12वां, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। अभी निम्न रेखा चित्र की बात करें, यहाँ पे इसने गलती ये की है कि यहाँ पे हमें डायग्राम दिया तो है लेकिन नीचे दिया है। कहाँ पर, आइए ले चलता हूँ आपको। ये रहा, ये पूछ रहा है कि ये हमारे कीमत है और ये हमारी क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर, और ये हमारा पॉइंट जी है। ठीक है, अभी देख लो कि जो जी है वो एक तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे लेके चलूँ, जो मिड पॉइंट है उससे ऊपर है ना। मिड पॉइंट को मैं अगर मैं सी मान लूँ तो ए और सी के बीच में ये हमारा जी, यानी कि यहाँ पे मैं अगर सी मान लूँ तो इस पॉइंट सी और ए के बीच में हमारा जी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब बाद में पूछा क्या जा रहा है कि ए बी बिंदु पर जो जी है वो मांग की लोच क्या होगी, ये जानना चाह रहे हैं। तो इसका जो मांग होता है ना वो 1 से अधिक होता है। मिड पॉइंट पर है तो बराबर 1 होगा, मिड पॉइंट से नीचे है तो 1 से कम होगा, मिड पॉइंट से ऊपर है तो वो 1 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 13वां, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो वो सिवाय विलासिता की कुछ नहीं हो सकती। विलासिता की वस्तु वो वस्तु होती है इनकी कीमत भले ही बढ़ जाए, इनकी मांग फिर भी बढ़ती है। क्योंकि जैसे कि एप्पल है, अब एप्पल क्या है, एक विलासिता की वस्तु है ना, लग्जरियस थिंग आ जाता है एप्पल। उसकी कीमत अगर कम होगी तो क्या कोई खरीदना चाहेगा उसको, फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसकी वैल्यू उसकी प्राइस की वजह से ही है। तो जैसे उसकी प्राइस बढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा बढ़ती है उसकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही बढ़ती है। तो उस सिचुएशन में उसको विलासिता की वस्तु कहा जाता है, लग्जरियस गुड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 14वां, यदि कोई उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। अब क्या कहा जा रहा है, उपभोक्ता अपनी आय का ना एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है ना तो उनकी मांग ना सापेक्षता, वैसे तो लोचदार होती है लेकिन इसमें सापेक्षिक लोचदार दिया गया है, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षिक लोचदार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15वां, औसत स्थिर लागत, औसत मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का आकार कैसा होता है, यानी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसका कर्व कैसा होता है ये पूछना चाह रहा है। ऋणात्मक ढाल की एक सरल रेखा मतलब नेगेटिव स्लोप होता है, डिमिनिशिंग स्लोप होता है और स्ट्रेट होता है, या फिर पॉजिटिव स्लोप होता है, स्ट्रेट होता है,
या फिर आयताकार परवलय, इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर सर्कुलर होता है। तो ऑब्वियसली जब औसत स्थिर लागत की बात की जाए ना तो इसका आकार हमारा हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसे हम आयताकार परवलय कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। अब जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि आप कहीं से भी इसको मापोगे ना, यानी कि अगर वो इसमें ग्राफ भी बन नहीं सकता, वरना बना के दिखा देता मैं आपको। एक मिनट रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ, शायद बन पाए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा इस तरीके से ग्राफ है। अब वो होता कैसे है, तो वो इस तरीके से होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे, इसको तो ऐसा वक्र के रूप में कहते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से ले जाऊं, फिर यहाँ से इसको टच कर यहाँ ले जाऊं, तो जो आपका ये एरिया ना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये इन तीनों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो इक्वल होता है, बराबर होता है। ना इसका इससे ज़्यादा होगा, ना इसका इससे ज़्यादा होगा, यानी तीनों का क्षेत्रफल, मान लो अगर इसका 20 आ रहा है तो ये भी 20, ये भी 20 होगा, बराबर होता है। ये क्वालिटी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, इसको हिंदी में आयताकार परवलय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद का कहने का मतलब क्या हो गया? अब हमारा परिवर्ती यानी कि वेरिएबल है, अब उसका औसत उत्पाद यानी कि एपी बढ़ रहा है, तो वो कब बढ़ता है? परिवर्ती साधन का मतलब हो गया हमारे वो फैक्टर जो चेंज होने पर ही हमारे प्रोडक्शन में चेंज आता है। मतलब अगर हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, तो जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, परिवर्ती साधन मतलब होता है वेरिएबल फैक्टर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है वेरिएबल फैक्टर का जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता है। वो कब बढ़ता है? जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, या फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होता है, या फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है, या फिर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो वो कब होता है डियर स्टूडेंट्स? कौन बता सकता है? बहुत सिंपल है। जब भी औसत उत्पाद तब बढ़ता है जब हमारा सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम एमपी। ठीक है, और ये क्या हमारा? ये है हमारा एपी, ये हमारा एपी है। तो जो एमपी होता है वो एपी, तो मतलब एपी कब बढ़ता है? तो जब एमपी एपी से ज़्यादा होता है। अपने अगर ग्राफ में देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा शायद, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दें तो वो ऐसे होता है कुछ इस तरीके से। ये हमारा एपी आ रहा होता है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है ना, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये एपी होता है, सॉरी एमपी होता है। एमपी ऐसे करके ऐसे इस तरीके से जाता है। तो ये क्या है? ये जो मैंने अभी बनाया एमपी है, और जो ये वाला है ये क्या मेरा? ये एपी है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जब सीमांत उत्पाद यानी कि ये वाला हिस्सा एपी से ज़्यादा है ना, तो जब एपी से ज़्यादा है तो एपी हमारा क्या बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 17वां, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान 0 होता है। बहुत सिंपल है, हमने अगर ग्राफ के जरिए पढ़ा होगा तो मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 12वें क्वेश्चन का था, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो इस तरीके से ऐसे होता है ना, यहाँ से फिर यहाँ से ये ऐसे हो जाता है, और ये ऐसे करके ये नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर ये जो होता है टीपी, ये क्या है? ये हमारा टीपी है, जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है। लेकिन मैक्सिमम कब हुआ? जब ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है? ये 0 है, और ये हमारा एमपी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, यदि कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट और परिवर्ती साधन यानी कि वेरिएबल फैक्टर की मात्रा Q है, ठीक है, तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, TP अपॉन में Q। मेरे ख्याल से बच्चे जवाब दे देंगे अगर उन्होंने पढ़ा है तो, बहुत सिंपल है। 19वां, यदि कुल उत्पाद TP तथा परिवर्तन साधन Q है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? पहला मैंने आपको बताया, 19वें का जवाब मुझे बच्चे कमेंट में देंगे। ठीक है, देखते हैं किसको कितना आता है, किसने कितना पढ़ाई की है, इससे पता चल ही जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। 20वां, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत, यानी ये पूछ रहा है जब हमारा एवरेज कॉस्ट
मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तब हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, न्यूनतम रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ये बढ़ती है। 21वां, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो 3 करता है। ये क्या बोलता है, परिवर्तनशील अनुपात नियम के अनुसार जैसे जैसे हम परिवर्तनशील कारकों का प्रयोग में लाते हैं तो जो उत्पादन होता है आरंभ में बढ़ता है, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पे होता है, फिर घटना शुरू होता है यानी कि डिमिनिशिंग होता है, और थर्ड पे नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे 3 स्तर हो गए, पहला इंक्रीजिंग, सेकंड डिमिनिशिंग, थर्ड नेगेटिव यानी कि बढ़ना, ह्रासमान यानी कि घटना, और फिर ऋणात्मक। 22वां, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। अल्पकालीन के समय औसत लागत की बात कर रहे हैं, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं। तो उसका आकार कैसा होता है, कौन बताना चाहेगा मुझे। बहुत सिंपल है, इसका आकार यू आकार का होता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है हमारा, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा इस तरीके से, ठीक है, इतना समझ लो बस कि ये हमारा क्या है, ये हमारा AC है जो यू आकार के तरीके से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 23वां, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। स्थिर लागत कौन सी लागत होती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, स्थायी कर्मचारी हैं। अब स्थायी कर्मचारी का मतलब फिक्स्ड जो मजदूर है, सबऑर्डिनेट है, वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और काम हो चाहे ना हो लेकिन उनकी सैलरी देनी ही देनी है। तो फिक्स कर्मचारी हो गए यानी एम्प्लॉयज़ हो गए, तो उनका वेतन हमें फिक्स रहेगा। बिजली का बिल कम ज़्यादा होता रहता है, दैनिक मजदूरी की मजदूरी भी, और कच्चे माल पर व्यय भी। तो स्थिर लागत इसमें केवल स्थायी कर्मचारी का वेतन माना जाएगा। 24वां, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होती हैं। वो कब होती हैं, जब औसत लागत बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो तब होती है जब आपका औसत लागत बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया ना ग्राफ के जरिए, इस तरीके से बताया कि यहाँ से पहले तो ये इस तरीके से ऐसे घटता है, ठीक है, औसत लागत, फिर इस तरीके से ऐसे बढ़ता है, और जो सीमांत लागत होती है वो नीचे होती है, फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर क्या है, दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पर। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होती है तब जो औसत लागत होती है वहाँ से बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए बढ़ती है। 25वां, किसी वस्तु की प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट सेल की बात कर रहा है। एक उत्पादों को प्राप्त राशि क्या कहलाएगी। अब पर यूनिट सेल की बात कर रहा है तो वो हमारा औसत आगम होता है यानी कि एवरेज रेवेन्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब आ जाएगा। 26वां, कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कारण इसका ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो TC होता है, ठीक है, TC बराबर में क्या होता है, TC बराबर में होता है आपका T, फिर होता है आपका F। इसे देखो सही से बन नहीं रहा, बस समझ लो चीज़ों को, मैं आपको सही से बना के दिखाता है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे T, V और C, ये TC बराबर TFC प्लस में TVC होता है। अब TFC को यहाँ रख दिया गया तो TC में से TVC को घटा देंगे, तो आपका ये वाला सही जवाब, ठीक है। 27वां, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है, किसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तब संतुलन कीमत में क्या होती है, कौन बताना चाहेगा मुझे। ऑब्वियसली जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है, तो जो हमारा संतुलन कीमत होती है ना उसकी में वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई मेरी है नहीं, डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो डिमांड जब ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी कम है तो चाहिए सभी लोगों को, जब चाहिए सभी लोगों को तो उस वजह से उसकी प्राइस में परिवर्तन आता है, कीमत बढ़ जाती है, जैसे संतुलन कीमत में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करूँ तो ये मान के चलो कि ये मेरा सप्लाई है और ये मेरा स्टार्टिंग में डिमांड था। अब डिमांड मेरा यहाँ से बढ़ करके इधर हो गया, ये मान के चलो। तो पहले मेरा संतुलन जो था वो इस बिंदु पर था, लेकिन डिमांड के बढ़ने से वो यहाँ से घटा करके यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ का संतुलन कीमत भी मेरा बढ़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग यानी कि किसी वस्तु की डिमांड
और सप्लाई हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? बहुत सिंपल है यार। बाजार संतुलन हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम को पॉइंट को कब अचीव करता है? जब हमारा डिमांड सप्लाई के इक्वल होता है। सिंपल है। तो वो किस वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है या फिर दुगना होता है? तो इसका सही जवाब है कि जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, न्यूनतम का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो वो हमेशा ही ध्यान रखना कि जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए तो वो हमेशा बाजार के अंदर जो संतुलन कीमत होती है वो उससे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो वो F = Q हो जाएगा। Q फंक्शन को शो करता है, इसीलिए F फंक्शन हो गया, Q क्वांटिटी होगी उसकी, ठीक है। अब 31वां, मुक्त प्रवेश मतलब आसानी से आ जाना, फ्री एंट्री और एग्जिट की सिचुएशन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो संतुलन कीमत होता है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस किसके बराबर होती है? ये हम बात करें पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपका जो संतुलन कीमत होता है वो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है, ठीक है। किसके? न्यूनतम यानी कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कौन बताना चाहेगा इसका जवाब? मैं इसका जवाब बच्चों पे छोड़ता हूँ, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है ना तो सर्च कीजिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो पूछिए, जिज्ञासा बढ़ाइए, जानिए, ये आपको ही और ज्यादा महान बनाता है, ठीक है। 32वां, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? इसका जवाब तो हर बच्चा दे देगा यार। एक उत्पादक मतलब एक प्रोड्यूसर, वो किस लिए कंपनी खोलता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो लाभ को अधिकतम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 33वां, अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म, अल्पकाल का मतलब हो गया आपका शॉर्ट टर्म, उसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म है, हानि प्राप्त करने के बावजूद उसको लॉस हो रहा है बट फिर भी वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखती है। अब वो कब होता है? जब वस्तु की कीमत में क्या होता है, मतलब कहने का मतलब है एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, उसके अंदर एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, शॉर्ट टर्म पीरियड चल रहा है, उसको लॉस हो रहा है बट फिर भी वो प्रोडक्शन कर रही है, तो कब तक रखती है? जब वस्तु की कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है? तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है, यानी कि जब वस्तु की कीमत हमारा औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो निकल करके आ रहा है हमारा, अगर वो निकल के आ रहा है उतना हम कम कर पा रहे तो वो जारी रखेगा। अगर वो निकल कर नहीं आ रहा है ना तो वो ज़्यादा समय तक जारी नहीं रखेगा, उसको बंद कर देगा। ऐसा हर एक बिजनेस में होता है बेसिकली, और खासकर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। 34वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की विशेषता, क्वालिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछ रहा है। इसके अंदर ऑप्शन ए कह रहा है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, नो गवर्नमेंट इश्यू, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसमें अपने कोई हस्तक्षेप नहीं करती, या फिर डी वस्तु की मांग बेलोचदार। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों तो इसकी विशेषता है, लेकिन वस्तु की मांग बेलोचदार है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 35वां, बस 5 क्वेश्चन और काम खत्म और तैयारी हमारी डन। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? सिर्फ एक उत्पादक की बात कर रहा है, हमने बाजार की संरचना के बारे में जान रखा है ना। वो क्या है? वो एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि वहां पर किसी वस्तु को उत्पादन करने वाला केवल एक ही होता है। अब जैसे कि भारत में रेलवे पर भारत सरकार का अधिकार है, भारत सरकार के अलावा कोई और कंपनियां जैसे कि टाटा हो गई, रिलायंस होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इतनी शक्ति है उनके अंदर कि वो रेलवे ला सकें, अपना बिजनेस चला सके रेलवे के रूप में, बट नहीं, क्योंकि उसको पूरा अधिकार सरकार का है, यानी कि सरकार की मोनोपोली है यहाँ पर, ठीक है। और जिसकी मोनोपोली होती है ना, फिर उसी का डंका बजता है, वो अपने इच्छा अनुसार वस्तु की कीमत कुछ भी डिसाइड कर सकता है। 36वां,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? पहला क्या कह रहा है? एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक होती है। ये कह रहा है कि जो मोनोपोली है वो उसके अंदर ना परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा फर्में होती हैं। नहीं भाई, सबसे ज़्यादा फर्में तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है, मोनोपोली के अंदर तो एक ही होती हैं। बी, एकाधिकार प्रतियोगिता फर्मों की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि हमारा जो मोनोपोली होता है उसके अंदर प्राइस ज़्यादा रखी जाती है कमोडिटी की और क्वांटिटी कम होती है। बट हमारा परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस कम होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सी क्या कह रहा है? एकाधिकार में फर्म के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं। गलत। प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, एकाधिकार में नहीं होती। चौथा क्या कह रहा है? एकाधिकार में वस्तुएं समरूप होती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, जबकि प्रतियोगिता में निकट वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। गलत। ये भी गलत, ये भी गलत बोल रहा है और ये भी गलत बोल रहा है। तो जो मैच खा रहा है वो क्या है? वो ये। क्या सही है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सही जवाब? अच्छे से पढ़ो, थोड़ा एक बार गौर फरमाओ। पहला तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ज्यादा फर्में होती हैं, मोनोपोली में नहीं होती। सेकंड बोल रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों की तुलना में अधिक कीमत तय करता है। यहां पर ये चीजें एकदम सही है जो अंतर को स्पष्ट करता है। मोनोपोली कीमत ज्यादा लेता है, बेचता कम है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसका अपोजिट है। तो केवल यही इसके डिफरेंस के बारे में बता रहा है, बाकी यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है। 37वां, बस 4 क्वेश्चन और। एक अधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? यानी पूछा जो मोनोपोली है, तो मोनोपोली के अंदर जो हमारा प्राइस है और हमारा मार्जिनल कॉस्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन है? इसका जवाब मुझे आप देंगे और मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर के। उन्होंने सोच रखा है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। आपको पता है इस कोविड के समय में सभी फैमिली के ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई। कई लोगों को गांव जाना पड़ेगा क्योंकि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तो एक तरीके से आप अपने परिवार के वो हिस्से हैं जो आगे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन वो कब? जब आप सीरियस होकर कोई भी काम करेंगे। जिस वक्त जो काम कर रहे हो ना आप उस पर प्रॉपर फोकस करो। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन जिस वक्त जो काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ने का हो, कोई भी काम हो, लगन से करो तो ही अच्छा कर पाओगे। और तीसरा, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत यानी कि प्राइस और सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में समानता पाई जाती है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होते हैं? तो वो किस में होती है? वो आपकी होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका जो प्राइस होता है ना वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। 29वां यानी 39, एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल लगाम राशि क्या होगी? यानी कि एक सेलर है, वो 1 यूनिट 5 रुपये में बेचता है और कुल मिलाकर के 60 यूनिट बेचता है, तो कुल रेवेन्यू कितना होगा? तो सिंपल से 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 यानी कि 300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 300 रुपये हमें मिलेंगे यार। ये तो मैथ कोई भी बता देगा ना, और आप तो बड़े बच्चे हो। 40वां और इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न जो आपको पास भी करा सकता है और आपको पास ही कराएगा क्योंकि हम उसी लिए पढ़ा रहे हैं आपको। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, उत्पादन कर यानी कि क्या करें? प्रोडक्शन टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्स को इंक्रीज करती है तो इसी करने से क्या होगा? ऑब्वियसली जो चीज़ें आप पहले वो सस्ते में कर पाती थी अब वो चीज़ को महंगी पड़ रही है। तो जब महंगी पड़ रही है तो उसका मतलब प्रोडक्शन उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो सिचुएशन में सप्लाई मेरी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। यही होना चाहिए ना? क्या लगता है? ये उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में स्थिरता होगी? कमी ही आएगी ना यार। स्थिरता वो कई बार अगर मैं सीरियसली एक चीज़ कंसेप्ट को सही तरीके से समझें तो यहाँ पर ही समझ में आ रहा है कि अगर प्रोडक्शन टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा तो जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर है उसको चीज़ें महंगी मिलेंगी। जब चीज़ें महंगी मिलेंगी तो वो कम खरीदेगा, जब कम खरीदेगा तो प्रोडक्शन भी उसका कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, है ना? लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जितना वो पहले खरीदता था
उतना ही खरीदेगा तो इससे भी रहे, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आपके 40 के 40 प्रश्न हमने समाप्त कर लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो कुछ रह गया होगा वो क्या करना बच्चों, थोड़ा सा ना वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, ताकि ना आपको और अच्छे से रिमाइंड हो जाए। बस इसकी स्पीड बढ़ा लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो, और फटाक से दोबारा से रिवीजन अच्छे से हो जाएगा ना, तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में, फिर पेपर में कैसे भी घुमा के पूछ ले, यूं चुटकी बजा कर आपके पास जवाब होगा, है ना। और वही हम चाहते भी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना भूलें, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ें, तभी तो एंजॉयमेंट साथ में कर पाओगे ना। अलग अलग हो जाओगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा दोस्ती का। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको यही मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है और बेहतर करने के लिए। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।